हेलो एस्पिरेंट वेलकम यू ऑल। इससे पहले जो है हमने लेक्चर्स जो अटेंड मतलब कंप्लीट किया है, वो था हमारा माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर जो कि बॉटनी का सेक्शन था। और क्लास 11th का जूलॉजी और बॉटनी दोनों ही कंप्लीट हो चुका है। क्लास 12th का जो है अभी बॉटनी पोर्शन चल रहा है, जिसमें कि हम लास्ट जो हमारा यूनिट है उस पे अभी हम बात करेंगे इकोलॉजी पे। उसके बाद जो है हमारा जूलॉजी का पोर्शन स्टार्ट होगा। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप जो है सारे लेक्चर्स जो है उसको अटेंड कर लिए होंगे। तो आज का जो क्लास है वो हम इकोलॉजी पोर्शन को स्टार्ट कर रहे हैं, और उसका फर्स्ट चैप्टर है दैट इज ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। तो उसको हम डिटेल में कवर करते हैं। ठीक है। तो ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन में सबसे पहले हम इकोलॉजी जो है उसको समझते हैं कि इकोलॉजी आखिर है क्या, क्योंकि ये इकोलॉजी एक यूनिट है। उस यूनिट के अंदर आता है ये सारे चैप्टर्स। तो ये सारे चैप्टर्स जो है वो क्या बताता है हमें, ये कौन सा ब्रांच है, इसके बारे में क्या मतलब इसमें क्या क्या पढ़ते हैं उसके बारे में हम देखेंगे। तो इकोलॉजी जो है इट इज़ द स्टडी ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड देयर इन्वायरमेंट। किसी भी ऑर्गेनिज्म का उसका पर्टिकुलर इन्वायरमेंट क्या है, और मतलब उस ऑर्गेनिज्म के बारे में पहले पढ़ेंगे, फिर उसके इन्वायरमेंट में और उसके बीच में क्या रिलेशनशिप है इसके बारे में हम पढ़ेंगे इस इकोलॉजी पोर्शन में। फादर जो है इंडियन इकोलॉजी के वो है रामदेव मिश्रा। रामदेव मिश्रा कहते हैं या रामदेव मिश्रा कह सकते हैं हम। तो यहाँ से पीवाईक्यूज आ चुका है। तो फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी आपको याद होना चाहिए, दैट इज रामदेव मिश्रा। उसके बाद यहाँ पे बात करते हैं हम कि बायोटिक जो है दो तरह की कंपोनेंट हो सकती है। एक बायोटिक कंपोनेंट हो सकती है, दूसरी एबायोटिक कंपोनेंट हो सकती है। अब बायो का मतलब है, बायोटिक का मतलब है बायो, बायो का मतलब लाइफ, लाइफ यानी कि लिविंग। मतलब कोई भी चीज़ लिविंग कब होगी, जब उसमें लाइफ है। उसके बाद जो एबायोटिक है वो नॉन लिविंग है, उसमें लाइफ एब्सेंट है। तो एबायोटिक और बायोटिक का मतलब आपको समझ में आना चाहिए। बायोटिक जो है इसके अंदर हमें तीन चीज़ें मिलेगी, जैसे कि प्लांट कुछ एक होगा जो सबसे पहले मेन होगा, जो वो मतलब सबसे नीचे की कैटेगरी में होगा। ठीक है। उसके ऊपर जो है उसको कंज्यूम करने वाला होगा, उसके ऊपर फिर कुछ होगा। तो सबसे पहले हमारे पास जो है प्लांट, जो कि प्रोड्यूसर होता है। ऑफ कोर्स जो भी हम जो है ह्यूमंस या एनिमल्स, वो क्या करते हैं, प्लांट जो है प्लांट कंज्यूम करते हैं। और प्लांट जो है ये क्या है, प्रोड्यूसर है। प्रोड्यूसर के बाद आता है हमारे पास कंज्यूमर, कंज्यूमर के पास के बाद आता है हमारे पास डिकम्पोजर। ठीक है। तो ये सारी बायोटिक कंपोनेंट होती है। एबायोटिक की बात कर सकते हैं तो जो नॉन लिविंग हो सकता है, जिसमें लाइफ एब्सेंट है। तो ये सारी लाइट, टेम्परेचर, सॉइल और वाटर, ये सारी चीज़ें जो है हमारे पास क्या है, नॉन लिविंग है। इसके बाद इकोलॉजी स्टार्ट कहाँ से होता है, को मतलब किसी भी रिलेशनशिप को अंडरस्टैंड करने के लिए सबसे पहले वो स्टार्ट कहाँ से होता है, तो वो एक सिंगल ऑर्गेनिज्म से स्टार्ट होगा। मतलब अगर हमें पूरा एक ऑर्गेनिज्म को, एक कम्युनिटी को, एक पूरा इन्वायरमेंट को अगर हमें समझना है, उसकी इन्वायरमेंट को समझना है, तो सबसे पहले हमें समझना होगा कि ये स्टार्ट कहाँ से हो रहा है। जैसे हमारे पास जो हमारी एंशियंट हिस्ट्री वगैरह है, तो उसकी स्टार्टिंग कहाँ से हुई है। तो ये सारी चीज़ों में सबसे पहले देखा जाता है। जैसे फंक्शनल यूनिट की बात कर रहे हैं, तो यही फंक्शनल यूनिट है किसी भी चीज़ को, मतलब इकोलॉजी को पूरा समझने के लिए सबसे पहले जो स्टार्ट होती है वो ऑर्गेनिज्म से स्टार्ट होती है। मतलब ये बेसिक है, बेसिक यूनिट कह सकते हैं। जैसे कि फंडामेंटल यूनिट जो है लाइफ का वो सेल है। तो इसी तरह से मतलब ऑर्गेनिज्म का या बॉडी का कह सकते हैं कि फंडामेंटल यूनिट जो है जैसे कि सेल है, वैसे ही यहाँ पे ऑर्गेनिज्म जो है ये फंडामेंटल यूनिट है, फंडामेंटल पॉइंट है जहाँ से स्टार्ट होती है इकोलॉजी। ठीक है। तो ऑर्गेनिज्म जो है यहाँ से आता है हमारे पास पॉपुलेशन, मतलब एक सिंगल ऑर्गेनिज्म, उसके बाद बहुत सारे ऑर्गेनिज्म, और बहुत सारे ऑर्गेनिज्म मिलके ही क्या बनाता है, पॉपुलेशन बनाता है। तो पॉपुलेशन क्या होता है, ये ऑर्गेनिज्म होता है सेम स्पीसीज का, जो कि इन एन एरिया दैट कैन बी इंटरब्रीड। मतलब एक जो है इन्वायरमेंट है, एक मतलब पॉपुलेशन है, जिसमें कि क्या होता है कि सेम तरह की जो ऑर्गेनिज्म है उसके बीच में, सेम तरह की जो स्पीसीज़ है उसके बीच में क्या होता है, इंटरब्रीडिंग होती है उसमें। और इंटरब्रीडिंग से क्या होता है, वहाँ पे ये पॉपुलेशन बढ़ता है, और पॉपुलेशन बढ़ने से क्या होता है, वही जो है आगे की कम्युनिटी, फिर मतलब उससे कम्युनिटी बनती है। तो पॉपुलेशन सबसे पहले ऑर्गेनिज्म से स्टार्ट हुआ है, उसके बीच में क्या होगा, इंटरब्रीडिंग होगी, मैटिंग होगी, और वहाँ से क्या होगा, बच्चे रिप्रोड्यूस होंगे, और रिप्रोड्यूस होंगे तो वो क्या होगा, नंबर बढ़ेगा, और नंबर बढ़ेगा तो यही पॉपुलेशन कहलाता है हमारा। इसके बाद
इसके बाद हमारे पास तीसरा है दैट इज़ कम्युनिटी। तो कम्युनिटी में क्या होता है कि सारे ऑल लिविंग स्पीसीज इन एन एरिया मेक्स ए कम्युनिटी। जो भी जितने भी तरह के लिविंग स्पीसीज है एक एरिया के अंदर, जितने भी तरह के लिविंग स्पीसीज है वो क्या बनाता है, कम्युनिटी बनाता है। इसके बाद हमारे पास आता है इकोसिस्टम। इकोसिस्टम जो है ये एक तरह का फंक्शनल यूनिट है इकोलॉजी का, जहाँ पे बोथ बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर इंटरेक्ट विथ ईच अदर। मतलब इकोसिस्टम पूरा का पूरा ये इकोसिस्टम वो यूनिट होता है जिसके अंदर बायोटिक कंपोनेंट भी आता है और एबायोटिक कंपोनेंट भी आता है। बायोटिक में वही प्लांट एनिमल डिकम्पोजर्स आ गए, एबायोटिक में लाइट टेम्परेचर सॉइल और वाटर। जैसे हमारी जो इकोसिस्टम है इसके अंदर पूरा का पूरा हमारे पास बायोटिक एंड एबायोटिक दोनों तरह की फैक्टर्स हैं, तो यही चीज़ कहता है इकोसिस्टम। इसके बाद हमारे पास आता है बायोम। बायोम जो होता है ये लार्ज रीजन है जिसका हैविंग इट्स ओन क्लाइमेट, जिसका खुद का क्लाइमेट होता है। ये वो रीजन होता है, बेसिकली ये लार्जेस्ट रीजन है जिसका अपना खुद का क्लाइमेट है। खुद का क्लाइमेट जैसे कि फॉरेस्ट हो गया, डेजर्ट हो गया, ये एक तरह का, फॉरेस्ट एक तरह का बायोम होता है, डेजर्ट एक तरह का बायोम होता है। तो ये वो रीजन होता है, लार्ज रीजन होता है बेसिकली, क्योंकि फॉरेस्ट बहुत छोटा तो नहीं होता है, बहुत बड़ा होता है। डेजर्ट एरिया बहुत बड़ा होता है, तो इसमें उसका खुद का क्लाइमेट होता है, तो उसको हम बायोम कहते हैं। ए बायोम हैव मेनी स्मॉल हैबिटेट्स। उसमें बहुत सारे छोटे छोटे हैबिटेट्स हो सकते हैं इन इट। लाइक अ फॉरेस्ट कैन हैव रिवर एरिया, डेंस ट्री एरिया, उसमें हर्ब्स हो सकते हैं, छोटे छोटे सर्ब्स हो सकते हैं, उससे फिर ट्री प्लांट, ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती है। ठीक है, इसके बाद इस बायोम के बाद हमारे पास क्या आ जाता है, होल ऑफ द बायोस्फेयर। तो बायोस्फेयर वो सम टोटल ऑफ ऑल द स्मॉल इकोसिस्टम, बहुत सारी इकोसिस्टम जहाँ पे बहुत सारी जो है हम कह सकते हैं बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट दोनों ही मिला के, तो सम उसका जो टोटल सम होता है बहुत सारे इकोसिस्टम का हमारे अर्थ पे, उसको हम एक साथ कहते हैं बायोस्फीयर। ठीक है, तो ये आपको याद होना चाहिए कि सबसे पहले ऑर्गेनिज्म से स्टार्ट होता है, उसके बाद हमारे पास पॉपुलेशन आता है, फिर कम्युनिटी, फिर इकोसिस्टम, बायोम, उसके बाद हमारे पास टोटल बायोस्फीयर बनता है। अब जो है हम स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन में। पॉपुलेशन से स्टार्ट करते हैं क्योंकि ऑर्गेनिज्म वाला जो वो पोर्शन है, बेसिकली कुछ जो चीज़ें हैं इस चैप्टर से वो क्या है, हमारे नीट के सिलेबस से हटा दिया गया है, तो उसको हम कवर अप नहीं करेंगे। अभी हम इसको स्टार्ट करते हैं पॉपुलेशन को। तो पॉपुलेशन जो है इसमें टोटल नंबर ऑफ इंटरब्रीडिंग इंडिविजुअल ऑफ अ स्पीसीज फाउंड इन अ पर्टिकुलर एरिया। एक पर्टिकुलर एरिया में जो टोटल नंबर ऑफ इंटरब्रीडिंग इंडिविजुअल्स होते हैं एक स्पीसीज का, मतलब एक सेम तरह के स्पीसीज का जो टोटल नंबर ऑफ इंटरब्रीडिंग इंडिविजुअल्स होता है, मतलब ब्रीडिंग करेंगे और इंटरब्रीडिंग करके क्या होगा, उसके इंडिविजुअल्स बनेंगे, तो सेम तरह के पर्टिकुलर एरिया में सेम तरह की जो स्पीसीज होती है उसको हम क्या कहते हैं, पॉपुलेशन कहते हैं। जो द साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन, इसको क्या कहते हैं, डेमोग्राफी कहते हैं। तो ये आपको याद होना चाहिए कि डेमोग्राफी क्या होता है, साइंटिफिक स्टडी जब हम करते हैं ह्यूमन पॉपुलेशन पे, तो उसको डेमोग्राफी कहते हैं। इसके बाद हमारे पास एक टॉपिक आता है जिसको कहते हैं पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स। पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स वो टॉपिक है जिसमें हम समझते हैं कि हमारे पास जो है एक बर्थ रेट होता है, दूसरा डेथ रेट होता है, तीसरा सेक्स रेशियो होता है और चौथा हमारे पास एज डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो पॉपुलेशन एट्रीब्यूट जो है वो टेक्निक है जिससे हम पता लगाते हैं कि आखिर जो है बर्थ रेट, पर ईयर की बात कर लें तो पर ईयर जो है वो कितना बर्थ रेट हो रहा है, तो वो हमारा बर्थ रेट होता है। उसके बाद डेथ कितना हो रहा है, तो वो डेथ रेट होता है। सेक्स रेशियो कितना है टोटल मेल एंड फीमेल का, एज की डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, तो ये सारी चीज़ें पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स के अंदर आता है। तो बर्थ रेट का मतलब होता है पर कैपिटा बर्थ, डेथ रेट का मतलब होता है पर कैपिटा डेथ, सेक्स रेशियो में वही मेल एंड फीमेल की जो रेशियो होगी वो। इसके बाद एज डिस्ट्रीब्यूशन जो है इसमें परसेंट इंडिविजुअल ऑफ अ गिवन एज, एक गिवन एज में कितने परसेंटेज जो है इंडिविजुअल्स हैं वो, जैसे प्री रिप्रोडक्टिव, रिप्रोडक्टिव और पोस्ट रिप्रोडक्टिव वाले जो है, मतलब रिप्रोडक्शन से पहले वाले एज डिस्ट्रीब्यूशन में आ जाता है। इसके बाद वाला रिप्रोडक्टिव फेज जो है उसमें कितना है, पोस्ट रिप्रोडक्टिव वाले में कितना है। तो इससे हम पॉपुलेशन एट्रीब्यूट जो है इसका पता लगाते हैं। पॉपुलेशन के बारे में बेसिकली हमें अगर पता लगाना है तो ये 4 मेथड है जिससे हम पता लगाते हैं। ठीक है, इसके बाद दीज मेंबर्स ऑफ पॉपुलेशन कम्पीट्स फॉर सिमिलर रिसोर्सेज, यानी कि फूड के लिए जो है ये जो मेंबर्स ऑफ पॉपुलेशन है क्या करता है, कम्पीट करता है, एक दूसरे से कम्पीट करता है, लड़ता है। इसके बाद पॉपुलेशन जो है
कैन बी एज स्मॉल एज, बहुत ही छोटा भी हो सकता है, जैसे कि कॉमोरेंट्स जो होता है, और बर्ड्स नियर वेटलैंड्स, और कैन बी इन द बिलियंस, बिलियंस में भी हो सकता है, जैसे हमारे अर्थ पे जो ह्यूमन की पॉपुलेशन है वो बिलियंस में है, और बहुत कम रेशियो में भी हो सकता है, जैसे कि बर्ड नियर द वेटलैंड, ठीक है, और कॉमोरेंट्स। तो दो एग्जाम्पल आपको उसका याद होना चाहिए कि पॉपुलेशन स्मॉल भी हो सकता है और बिलियंस में भी हो सकता है, उसमें ह्यूमंस ऑन द अर्थ। इसके बाद हम समझते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी को। तो पॉपुलेशन डेंसिटी को एन से जो है डिनोट किया जाता है, और पॉपुलेशन डेंसिटी वो है जिसमें नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऑफ अ स्पीसीज प्रेजेंट इन पर यूनिट एरिया या स्पेस एट अ गिवन टाइम इज कॉल्ड पॉपुलेशन डेंसिटी। मतलब क्या होता है कि नंबर ऑफ इंडिविजुअल, मतलब एक पर्टिकुलर स्पेस है, उस पर्टिकुलर स्पेस में कितने उस गिवन टाइम में, टाइम भी आपको कंसिडर करना है कि मतलब उस स्पेस में पर्टिकुलर टाइम में कितने नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स हैं, ये पॉपुलेशन डेंसिटी बताता है। नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऑफ अ स्पीसीज विच इज प्रेजेंट इन पर यूनिट एरिया या स्पेस, उसी को स्पेस कहते हैं, गिवन टाइम में इज कॉल्ड पॉपुलेशन डेंसिटी। तो नंबर ऑफ इंडिविजुअल पॉपुलेशन डेंसिटी एन है, और यहाँ से अगर आपको जो है न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन आते हैं तो आप उसको सॉल्व कर सकते हैं कि पॉपुलेशन डेंसिटी जो होती है वो होती है n इक्वल्स टू नंबर ऑफ इंडिविजुअल, टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल जो होगा वो, और उस पर्टिकुलर स्पेस में, ठीक है। तो इससे आप पॉपुलेशन डेंसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास टॉपिक आता है नेक्स्ट, एज पिरामिड। एज पिरामिड जो है एक तरह का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है ऑफ डिफरेंट एज ग्रुप इन अ पॉपुलेशन। एक पॉपुलेशन है, अब उसके अंदर हमें ये दिखाना है कि मतलब किस किस एज वाइज के ग्रुप में, मतलब पॉपुलेशन जो है उसमें किस एज ग्रुप के, मान लेते हैं कि हमारे पास जो है जो न्यू बॉर्न है उसका, जैसे प्री रिप्रोडक्टिव, रिप्रोडक्टिव और पोस्ट रिप्रोडक्टिव की बात करी गई है, तो उसमें ही अगर हमारे पास न्यू बॉर्न वाले होंगे कुछ, और कुछ जो होगा यहाँ पे हमारे पास जो है पोस्ट रिप्रोडक्टिव और रिप्रोडक्टिव वाला होगा, तो उसमें एज डिस्ट्रीब्यूशन जो है एज ग्रुप के हिसाब से जो है ग्राफिकली अगर हम रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं पॉपुलेशन को, तो वो एज पिरामिड के जरिए ही हम करते हैं। इसमें क्या होता है कि अगर इफ़ द एज डिस्ट्रीब्यूशन इज प्लॉटेड फॉर द पॉपुलेशन, एज डिस्ट्रीब्यूशन अगर पॉपुलेशन के लिए प्लॉट किया जाता है तो रिजल्टिंग स्ट्रक्चर जो है उसको कहा जाता है एज पिरामिड। इसके बाद समटाइम्स कभी कभी क्या होता है कि नंबर इज नॉट द मोस्ट एक्यूरेट मेजर ऑफ मेजरिंग पॉपुलेशन डेंसिटी। कभी कभी पॉपुलेशन डेंसिटी को मेजर करने के लिए नंबर काफ़ी नहीं होता है, नंबर एक्यूरेट जो है मेजर नहीं होता है। जैसे हम कह सकते हैं कि एक जो बनियान ट्री होता है उसका जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो काफ़ी ज़्यादा है 200 कैरेट ग्रास से। अब इसमें देखो यहाँ पे क्या है कि हमें दोनों क्राइटेरिया को फुलफिल करना है, पहला कि नंबर ऑफ इंडिविजुअल और दूसरा उस स्पेस में। तो अगर 200 कैरेट ग्रास है, 200 कैरेट ग्रास जो है उसका जो एरिया वो कवर कर रहा है, उसका जो स्पेस वो कवर कर रहा है, वो तो उसका क्या है, कम है। लेकिन एक बनियान ट्री जो है नंबर में कम है, लेकिन वो स्पेस जो है वो बहुत ज़्यादा कवर कर रहा है, तो इसलिए एक बनियान ट्री जो होगा उसका पॉपुलेशन डेंसिटी काफ़ी हाई होगा इन कंपैरिजन टू द 200 कैरेट ग्रास। तो ये आपको नंबर के हिसाब से नंबर हमेशा एक्यूरेट मेजर नहीं है पॉपुलेशन डेंसिटी मेजर करने के लिए, तो वही कहा गया है इसमें। इसके बाद फिशेज, जैसे कि फिशेज जो है एक तालाब के अंदर, एक पॉन्ड के अंदर जो फिशेस है आर मेजर्ड बाय द रिलेटिव मेथड से उसको हम क्या करते हैं, मेजर करते हैं, रिलेटिव मेथड लगाया जाता है। इसके बाद टाइगर सेंसस इज डन बाय काउंटिंग, मतलब टाइगर की अगर हमें सेंसस करनी है, टाइगर की काउंटिंग करनी है, तो उसको काउंट किया जाता है बाय यूजिंग द इट्स फिकल पैलेट और उसका पग मार्क्स, मतलब पैर का जो छाप होता है उससे पग मार्क्स और उसका जो फिकल पैलेट होता है उससे पता लगाया जाता है उसका टाइगर सेंसस। तो ये आपको एनसीईआरटी का पॉइंट है, आपको याद होना ही चाहिए। इसके बाद अब हम चलते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ, दैट इज हमारा एज पिरामिड का, जिसमें 3 तरह के एज पिरामिड है। सबसे पहले हमारे पास आता है दैट इज द बेल शेप्ड का, दूसरा हमारे पास है ट्राइंगुलर शेप का, और तीसरा हमारे पास है अर्न शेप का। बेल शेप में क्या होता है कि जो प्री रिप्रोडक्टिव और रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स हैं वो ऑलमोस्ट इक्वल होता है, एक जैसा होता है नंबर में, और यहाँ पे मतलब जो रिप्रोडक्शन से पहले और रिप्रोडक्शन तक वो वाला जो इंडिविजुअल्स है उसमें ऑलमोस्ट इक्वल होता है नंबर। तो ये बेल शेप का इसमें हमें कर्व देखने को मिलता है। और जो पोस्ट रिप्रोडक्टिव है, रिप्रोडक्शन के बाद वाला जो है वो काफ़ी हमें कम देखने को मिलता है, और यहाँ पे जो पॉपुलेशन होता है वो स्टेबल माना जाता है, ठीक है। दूसरा हमारे पास है ट्रायंगुलर शेप वाला, जिसमें कि नंबर ऑफ प्री रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स आर वेरी लार्ज। जो प्री रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स हैं उसका नंबर जो है बहुत ज़्यादा हाई होता है, और पॉपुलेशन क्या होता है यहाँ पे, ग्रोइंग होता है, ठीक है, ग्रोइंग पॉपुलेशन होगा।
इसके बाद अर्नशिप जो होता है, इसमें रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स आर मोर देन प्री रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स। जो प्री रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स है उसमें रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा होता है और पॉपुलेशन यहाँ पे डिक्लाइनिंग होता है। अब इन तीनों को यहाँ पे हम समझते हैं ग्राफ के जरिए। देखो, सबसे पहले हमारे पास प्री रिप्रोडक्टिव, रिप्रोडक्टिव और पोस्ट रिप्रोडक्टिव है, ठीक है। इसमें हम क्या होता है कि यहाँ पे एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन है, एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन है मतलब पॉपुलेशन काफ़ी बढ़ रहा है। तो यहाँ पे जो ग्राफ है कैसा बनना चाहिए, दैट इज ट्रायंगुलर बनना चाहिए। और ट्रायंगुलर में क्या होता है कि प्री रिप्रोडक्टिव जो होता है इंडिविजुअल्स वो काफ़ी ज़्यादा होता है रिप्रोडक्टिव से, तो वही है यहाँ पे प्री रिप्रोडक्टिव ये ऑरेंज से जो है वो ज़्यादा होता है रिप्रोडक्टिव से। तो यहाँ पे जो ग्राफ बनता है वो ट्रायंगुलर बनता है और ट्रायंगुलर शेप का ग्राफ जो होता है एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन शो करता है। दूसरा जो है हमारे पास स्टेबल पॉपुलेशन वाला है। स्टेबल पॉपुलेशन में क्या है, हमने बेल शेप आपको बताया था, तो बेल शेप में प्री रिप्रोडक्टिव, जो प्री रिप्रोडक्टिव है ये ऑरेंज और ये ब्लू जो है हमारा रिप्रोडक्टिव है, ये दोनों क्या होता है ऑलमोस्ट इक्वल होता है। ऑलमोस्ट इक्वल जो है इससे क्या होता है कि पोस्ट रिप्रोडक्टिव वाला काफ़ी कम हो जाता है। इसकी वजह से यहाँ पे बेल के जैसा ग्राफ बनता है, ये देखो ऐसे बेल के जैसा ग्राफ बनता है और बेल शेप का ग्राफ जो होता है ये स्टेबल पॉपुलेशन शो करता है। तीसरा हमारे पास जो है वो है दैट इज़ द डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन, और डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन जो है वो अर्न शेप का ग्राफ शो करता है, जिसमें कि जो रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स होता है वो ज़्यादा होता है प्री रिप्रोडक्टिव से। तो रिप्रोडक्टिव हमारे पास ब्लू वाला है और प्री रिप्रोडक्टिव हमारे पास ऑरेंज वाला है, तो ये कम होता है, उधर भी कम होता है, इधर भी कम होता है। जो बीच वाला रिप्रोडक्टिव है वो काफ़ी ज़्यादा होता है नंबर में। तो यहाँ पे अर्न शेप का ग्राफ बनता है। अर्न कैसे, यहाँ पे देखो, ये यहाँ पे नीचे ये बड़ा, फिर यहाँ पे ऐसे, फिर छोटा, फिर ऐसे बड़ा, तो ऐसे अर्न शेप का ग्राफ यहाँ पे देखने को मिलता है और ये आपको याद होना ही चाहिए बहुत ज़्यादा अच्छे से। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, दैट इज़ पॉपुलेशन ग्रोथ। पॉपुलेशन ग्रोथ में 4 चीज़ें हमें पढ़नी है। पहली चीज़ जो है हमारे पास है ई माइग्रेशन, दूसरा है इम माइग्रेशन, इसके बाद है नेटैलिटी, इसके बाद है मोर्टैलिटी, ठीक है। वर्ड पे आपको याद देना है कि ई माइग्रेशन जो है, पहला एक माइग्रेशन है, दूसरा ई माइग्रेशन है। ई माइग्रेशन में क्या है कि यहाँ पे नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स हु लेफ्ट द हैबिटेट ड्यूरिंग अ टाइम पीरियड। मान लो किसी भी तरह का प्रॉब्लम आया है तो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए, मान लो बाढ़ आया है या किसी भी तरह की चीज़ें हो सकती है, किसी भी तरह की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, तो उस पर्टिकुलर टाइम में जो नंबर ऑफ इंडिविजुअल उस हैबिटेट को जहाँ वो रहते हैं उसको अगर वो छोड़ रहे हैं एक पर्टिकुलर टाइम के लिए, तो उस जगह को क्या कर रहे हैं, वो छोड़ के जा रहे हैं, उस जगह को छोड़ के जा रहे हैं, वहाँ का पॉपुलेशन क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं। तो ये पॉपुलेशन ग्रोथ जो है उसको क्या कर रहा है, डिक्लाइन कर रहा है, कम कर रहा है। तो इसलिए यहाँ पे यहाँ जो है नेगेटिव साइन लगा हुआ है और यहाँ पे वर्ड से आपको याद रहना है ई यानी एग्जिट, ठीक है। ई यानी एग्जिट, एग्जिट कर रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, यहाँ पे नेगेटिव पॉपुलेशन ग्रोथ शो होगा, ठीक है। दूसरा हमारे पास है इम माइग्रेशन। इम माइग्रेशन से आपको इन याद रखना है। इन याद रखना है मतलब कि नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स हु केम इनटू द गिवन पीरियड, एक गिवन पीरियड ऑफ टाइम में जो है बाहर से कहीं से जो है यहाँ पे नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स आ रहा है, तो यहाँ का पॉपुलेशन क्या हो रहा है, उसको बढ़ाया जा रहा है। बढ़ाया जा रहा है इसका मतलब है कि यहाँ की पॉपुलेशन ग्रोथ जो है काफ़ी बढ़ रही है और यहाँ पे जो है पॉजिटिव टाइप की पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही है, तो इसलिए इम माइग्रेशन जो है उसको पॉजिटिव रखा गया है और ई माइग्रेशन जो है उसको नेगेटिव रखा गया है। इसके बाद हमारे पास है नेटैलिटी। नेटैलिटी जो है ये नंबर ऑफ बर्थ होता है ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड। एक गिवन पीरियड में जो टोटल नंबर ऑफ बर्थ है, मतलब कितना जन्म ले रहा है, उसको डिनोट करता है नेटैलिटी। तो उसमें पॉपुलेशन बढ़ रही है और बढ़ रही है तो इसको हम प्लस से डिनोट करेंगे, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आता है मोर्टैलिटी। मोर्टैलिटी में नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स और नंबर ऑफ डेथ ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड। एक गिवन पीरियड ऑफ टाइम में जो नंबर ऑफ डेथ हो रहे हैं, जितना मृत्यु हो रहा है, उसको कहते हैं मोर्टैलिटी। तो मोर्टैलिटी यहाँ पे नंबर पॉपुलेशन जो है ग्रोथ उसको क्या कर रहा है, कम कर रहा है, कम कर रहा है, तो यहाँ पे माइनस लगेगा साइन, ठीक है। मान लेते हैं कि हमारे पास जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो एन टी है, टोटल एन टी है और एक पर्टिकुलर टाइम टी में, देन इट्स पॉपुलेशन डेंसिटी जो है टाइम टी प्लस वन में, मतलब किसी एन टी टाइम में उस पॉपुलेशन डेंसिटी जो है टी टाइम में, वो मतलब टी टाइम में पॉपुलेशन डेंसिटी क्या है, एन टी है। तो अगर हमसे पूछा जा रहा है कि देन इट्स डेंसिटी टाइम टी प्लस वन में, टी प्लस वन में उसका जो है डेंसिटी क्या हो रहा है, उसके लिए फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए कि एन टी प्लस वन में जो टोटल एन टी पहले का पॉपुलेशन है उसमें हमें प्लस वाला को एक साथ रखना है और माइनस वाला को एक साथ रखना है। जैसे कि जो पॉपुलेशन को बढ़ा रहा है, जो ज़्यादा है उसमें से हम माइनस करेंगे कम वाले को, तो ज़्यादा क्या है, ज़्यादा क्या है, जो बढ़ा रहा है। बढ़ा क्या रहा है, एक बर्थ है जिसको नेटैलिटी कहते हैं, तो एक बर्थ है,
दूसरा इमाइग्रेशन है, इमाइग्रेशन यानी कि इन यानी कि पॉजिटिव, जो बढ़ा रहा है, बाहर से आ रहा है इंडिविजुअल। तो पहला जो बर्थ है यानी कि नैटेलिटी है वो B+I, ये हमारे पास मैक्सिमम है। और उसमें से माइनस किसको करेंगे, जो डेथ हो रही है मोर्टेलिटी उसको, और इमाइग्रेशन को, ठीक है, यहाँ पे ई होगा। तो ये जो है एनटी, तो हमारे पास पॉपुलेशन डेंसिटी है वो वाला पुराना वाला, उसमें से क्या करेंगे, सबसे पहले हम जो मैक्सिमम है उसको उसमें से माइनस कर देंगे, तो B+I माइनस D+E। और बी जो है हमारे पास नंबर ऑफ बर्थ है, आई जो है नंबर ऑफ इमाइग्रेशन है, डी जो है नंबर ऑफ डेथ है, और ई जो है नंबर ऑफ इमाइग्रेशन है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आता है ग्रोथ मॉडल्स। ग्रोथ मॉडल्स जो है इसमें पॉपुलेशन सोज ग्रोथ इन स्पेसिफिक पैटर्न में जो है पॉपुलेशन अपना ग्रोथ शो करता है। ये दो तरह का होता है। उसमें सबसे पहला है हमारे पास एक्सपोनेंशियल ग्रोथ और दूसरा हमारे पास है लॉजिस्टिक ग्रोथ। और ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन आता है। तो सबसे पहले हमारे पास है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ में रिसोर्स यानी कि फूड और स्पेस, मतलब रिसोर्स में सिर्फ फूड नहीं होता है, स्पेस भी होता है। स्पेस जो है अगर हैबिटेट में अनलिमिटेड है तो यहाँ पे एक्सपोनेंशियली ग्रो करता है, टू मतलब स्क्वायर के टर्म्स में टू के पावर में 1, उसके बाद 2 के पावर में 2 के पावर में 3, इस तरह से मतलब एक्सपोनेंशियली यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है ग्रोथ हो रही है। बहुत ज़्यादा क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे फूड और स्पेस की कमी नहीं है, अनलिमिटेड है, रिसोर्स अनलिमिटेड है, तो यहाँ पे एक्सपोनेंशियल ग्रोथ शो होगा। दूसरा हमारे पास जो लॉजिस्टिक ग्रोथ है, लॉजिस्टिक ग्रोथ में रिसोर्स जो है फूड एंड जो स्पेस है वो हैबिटेट में वो क्या है, लिमिटेड है, कम है। इसके बाद यहाँ पे हमारे पास ईच स्पेसीज अपना फुल पोटेंशियल दिखाता है टू ग्रो इन द नंबर। अगर हम यहाँ पे फूड इन स्पेस काफ़ी ज़्यादा है तो हर एक चीज़, हर एक इंडिविजुअल को, हर एक तरह के पॉपुलेशन को क्या हो रहा है कि पूरा एकदम एक्यूरेट मात्रा में हर एक चीज़ जो है यहाँ पे रिसोर्स फूड एंड स्पेस मिल रहा है, तो वो क्या होगा, अपना पोटेंशियल जो है इननेट पोटेंशियल दिखाएगा, अपना खूब ग्रो करेगा नंबर में, क्योंकि उसको किसी चीज़ की कमी नहीं है। यहाँ पे जो है दिस लीड्स टू कंपटीशन बिटवीन इंडिविजुअल। यहाँ पे रिसोर्स कम है, यहाँ पे लिमिटेड है। लिमिटेड क्या होगा, जैसे ही चीज़ें अगर कम हो रही है, लिमिटेड है, वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे कंपटीशन बढ़ेगा। कंपटीशन इंडिविजुअल में जैसे ही होगा तो वहाँ पे जो सबसे फिटेस्ट होगा इंडिविजुअल वही सर्वाइव कर पाएगा और वही रिप्रोड्यूस कर पाएगा, वही जी पाएगा वहाँ पे। तो लॉजिस्टिक ग्रोथ जो होती है यहाँ पे फिटेस्ट इंडिविजुअल सर्वाइव एंड रिप्रोड्यूस करते हैं। इसके बाद यहाँ पे एक्सपोनेंशियल ग्रोथ की बात कर ले तो यहाँ पे dn/dt फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, दैट इज dn/dt इक्वल्स टू b-d इंटू n। और b-d को अगर हम r रखते हैं, मान लेते हैं कि b-d जो है वो r है, तो dn/dt जो है वो क्या होता है, rn होता है। और इसका जो इंटीग्रल फॉर्म है वो होता है nt इक्वल्स टू n0 e टू द पावर rt। ठीक है, आपको फॉर्मूला याद होना ही चाहिए, dn/dt इक्वल्स टू b-d इंटू n, और जहाँ पे b-d को अगर r रखा गया है तो dn/dt इक्वल्स टू rn होता है। ठीक है, इंटीग्रल फॉर्म आपको याद होना चाहिए कि nt इक्वल्स टू होता है n0 e टू द पावर rt, जहाँ पे nt क्या होता है, पॉपुलेशन डेंसिटी आफ्टर टाइम टी टाइम के बाद जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो एन टी होता है। एन नॉट जो है वो पॉपुलेशन डेंसिटी टाइम 0 पे होता है। आर जो होता है वो इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज होता है। ई जो होता है वो बेस ऑफ नेचुरल लॉग होता है। ठीक है, तो इसके बाद ये वाला हमारा हो गया फॉर्मूला, इंटीग्रल फॉर्म भी। और यहाँ पे जो है हमारे पास लॉजिस्टिक ग्रोथ जो है इसमें है हमारे पास dn/dt इक्वल्स टू rn/k माइनस n/k। तो dn/dt rn/k माइनस n/k, जहाँ पे n जो है हमारे पास पॉपुलेशन डेंसिटी टी टाइम पे, और r जो है इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज है, और k हमारे पास क्या है, जो है हमें पूछ सकता है कि k का जो टर्म्स है वो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ दिखाता है, मतलब लॉजिस्टिक ग्रोथ में देखने को मिलता है। तो k जो है कैरिंग कैपेसिटी होता है, जो कि हमें लॉजिस्टिक ग्रोथ में देखने को मिलता है। और यहाँ पे जो K है कैरिंग कैपेसिटी, ए गिवन हैबिटेट हैज़ इनफ रिसोर्सेज टू सपोर्ट अ मैक्सिमम पॉसिबल नंबर बियॉन्ड विच नो फर्दर ग्रोथ इज पॉसिबल इज कॉल्ड द कैरिंग कैपेसिटी। ठीक है, जिसके बाद जो है फर्दर ग्रोथ नहीं हो सकता है वो उसकी कैरिंग कैपेसिटी होती है। ये लॉजिस्टिक ग्रोथ हमें दिखाता है। ठीक है, इसके बाद जो हम और समझ लेते हैं एक्सपोनेंशियल और लॉजिस्टिक ग्रोथ को। जैसे कि एक्सपोनेंशियल ग्रोथ जो है वो दिखाता है जे शेप्ड का कर्व, और लॉजिस्टिक ग्रोथ जो है उसमें आता है सिग्मॉइड कर्व, एस शेप्ड का कर्व। और यहाँ पे जो है जो लॉजिस्टिक ग्रोथ है इसको इसका जो पॉपुलेशन ग्रोथ है उसको वर्ल्डहर्स्ट पियर लॉजिस्टिक ग्रोथ भी
कहा जाता है। नाम आपको याद होना चाहिए। इसके बाद यहाँ पे अगर हम ग्राफ बैठाते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी यानी कि n और टाइम t के बीच में, तो हमें जो जे शेप का कर्व मिलता है वो dn/dt इक्वल्स टू rn जो है वो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का देखने को मिलता है, और ये इसका लिमिट होता है k यानी कि कैरिंग कैपेसिटी, जिसके बाद जो है पॉपुलेशन और नहीं बढ़ सकता है। और दूसरा ये लॉजिस्टिक ग्रोथ जो है, जहाँ पे इसकी पॉपुलेशन देखो यहाँ पे जाके रुक गई है, इसका जो है बढ़ रहा है क्योंकि रिसोर्स जो है अनलिमिटेड है, तो यहाँ पे एक्सपोनेंशियल का बढ़ेगा। लेकिन इसका लॉजिस्टिक वाला का क्या हो रहा है, यहाँ पे जहाँ पे के है कैरिंग कैपेसिटी, वहाँ पे जाके इसका ग्रोथ क्या हो रहा है, रुक जा रहा है। और यहाँ पे dn/dt इक्वल्स टू rn k माइनस n/k होता है, और ये पे एस शेप्ड का सिग्मॉइड शेप्ड का कर्व यहाँ पे देखने को मिलता है। ठीक है, इसके बाद कुछ और पॉइंट्स है जो आपको याद होना चाहिए, जैसे कि हर एक ऑर्गेनिज्म जो है अडेप्ट करता है टू रिप्रोड्यूस मैक्सिमली, ताकि उसकी आर वैल्यू जो है वो क्या हो सके, बढ़ सके। वो मतलब खुद को मतलब इतना खुद को अडेप्ट कर लेता है ताकि वो मैक्सिमम अमाउंट में क्या कर सके, रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। और हर एक ऑर्गेनिज्म जो है यूज़ देयर बेस्ट पॉसिबल स्ट्रैटेजी टू अचीव डार्विन फिटनेस और द रिप्रोडक्टिव फिटनेस। हर एक ऑर्गेनिज्म खुद को मतलब सर्वाइव करने के लिए क्या होता है कि उस नेचर में, उस इन्वायरमेंट में खुद को क्या करता है, स्टेबल बनाता है, अडेप्ट करता है, ताकि वो मैक्सिमम उस इन्वायरमेंट में वो रह सके, वो compete कर सके, वो फिटेस्ट हो, और वो क्या हो, मतलब डार्विन फिटनेस के अकॉर्डिंग वो फिटेस्ट हो, और वो मतलब जो रिसोर्स अगर ये लिमिटेड है तो उसके लिए वो क्या कर सके, लड़ सके और फिर जीत सके और रिप्रोड्यूस कर सके काफ़ी इन नंबर। एवरी ऑर्गेनिज्म हैव डिफरेंट स्ट्रेटजीज टू अचीव दिस फिटनेस। हर एक ऑर्गेनिज्म जो होता है उसके पास अलग अलग स्ट्रेटजी होता है इस तरह की फिटनेस अचीव करने के लिए। कुछ जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सिर्फ ब्रीड करते हैं वंस इन देयर लाइफ टाइम, अपने लाइफ टाइम में सिर्फ एक ही बार क्या करते हैं, वो ब्रीड करते हैं। जैसे बैम्बू का जो ट्री होता है वो एक ही बार रिप्रोड्यूस करता है, और पैसिफिक सैल्मन फिश जो होता है ये। उसके बाद कुछ जो ब्रीड होते हैं वो बहुत बार, बहुत टाइम अपने लाइफ टाइम में क्या करते हैं, ब्रीड करते हैं, जैसे कि मैमल्स हो गया और मोस्ट ऑफ द बर्ड्स जो होता है वो। इसके बाद कुछ जो है वो प्रोड्यूस करता है। ये चारों आपको याद होना ही चाहिए, यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन आता है ये लाइफ टाइम वाला क्वेश्चन। और कुछ जो है प्रोड्यूस करता है लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल साइज्ड ऑफ स्प्रिंग, मतलब उसका नंबर ज़्यादा है लेकिन साइज छोटा है। तो ये तरह का जो ऑर्गेनिज्म होता है, ये तरह का जो पॉपुलेशन है, उसमें आता है ऑयस्टर और पेलाजिक फिशेस। ठीक है, इसके बाद हमारे पास है कुछ जो है प्रोड्यूस करता है स्मॉल नंबर स्मॉल है लेकिन लार्ज साइज का ऑफ स्प्रिंग, तो वो होता है बर्ड्स और मैमल्स। ठीक है, तो ये आपको याद होना चाहिए। इसके बाद हमारे पास आता है सबसे लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का, दैट इज द पॉपुलेशन इंटरेक्शन। पॉपुलेशन इंटरेक्शन में क्या है कि इंटर स्पेसिफिक, ये पॉपुलेशन इंटरेक्शन का मतलब इंटरेक्ट करना, पॉपुलेशन के बीच में इंटरेक्शन। तो यहाँ पे इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शंस जो है ये क्वाइट कॉमन होता है बिटवीन द टू डिफरेंट स्पीसीज। मतलब यहाँ पे दो अलग अलग स्पीसीज़ के बीच में कैसे इंटरेक्शंस होती है एक हैबिटेट के अंदर। और ये जो इंटरेक्शंस होते हैं, मतलब एक इन्वायरमेंट है हमारे पास, इकोसिस्टम है हमारे पास, उसमें सिंगल तरह की स्पीसीज़ तो रह नहीं सकती है, उसमें बहुत डिफरेंट स्पीसीज़ रहते हैं। अब उन डिफरेंट स्पीसीज़ के बीच में कैसे इंटरेक्शंस करते हैं, कैसे वो रहते हैं, मतलब कौन जो है खुद को सर्वाइव कर पाता है, कौन वहाँ पे जो है वो वहाँ से हट जाता है। तो ये सारी चीज़ें आपको याद होना चाहिए, मतलब समझ में आना चाहिए। पॉपुलेशन इंटरेक्शन यही चीज़ बताता है। तो इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शंस जो है ये क्वाइट कॉमन होता है बिटवीन द टू डिफरेंट स्पीसीज इन अ हैबिटेट। और ये जो इंटरेक्शंस होता है ये बेनिफिशियल भी हो सकता है, मतलब दो ऑर्गेनिज्म के बीच में बेनिफिशियल इंटरेक्शंस भी हो सकते हैं, हार्मफुल भी हो सकता है, या न्यूट्रल भी हो सकता है फॉर वन ऑफ, मतलब या एक के लिए या दोनों के लिए, किसी भी स्पीसीज के लिए। न्यूट्रल भी हो सकता है, मतलब किसी को कोई फर्क नहीं, कैसी भी रह सकता है। यहाँ पे इंटरेक्शंस है। पॉजिटिव साइन यहाँ पे डिनोट करता है बेनिफिशियल के लिए, नेगेटिव साइन डिनोट करता है डेट्रीमेंटल के लिए यानी कि नुकसान के लिए, और जो जीरो साइन है वो न्यूट्रल को दिखाता है। आपको याद होना चाहिए सबसे पहले ये चार्ट आपको याद होना चाहिए कि स्पीसीज ए बी और नेम ऑफ द इंटरेक्शन। स्पीसीज ए अगर उसको बेनिफिट हो रहा है, बी को भी बेनिफिट हो रहा है, तो वो जो इंटरेक्शन शो करेगा वो म्यूचुअलिज्म कहलाता है। दूसरा, दोनों ही स्पीसीज को अगर जो है नुकसान हो रहा है तो वो कंपटीशन होता है। तीसरा, एक को फायदा एक को नुकसान, प्रेडेशन। दोनों पी वाला जो है प्रेडेशन और पैरासिटिज्म क्या है, यहाँ पे एक को फायदा होगा एक को नुकसान होगा।
प्रिडेशन और पैरासिटिज्म में एक को फ़ायदा एक को नुकसान। कमेंसलिज्म में जो है एक स्पीसीज़ को फ़ायदा होगा और दूसरा न्यूट्रल रहेगा, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। उसके बाद जो है हमारे पास एमेंसलिज्म में एक को नुकसान होगा और दूसरा न्यूट्रल रहेगा। तो ये आपको याद होना चाहिए, म्यूचुअलिज्म, कॉम्पिटिशन, प्रिडेशन, पैरासिटिज्म, कमेंसलिज्म और एमेंसलिज्म। उसके बाद हमारे पास है इन प्रिडेशन, पैरासिटिज्म और कमेंसलिज्म जो है इंटरैक्टिंग स्पीसीज़ जो है वो एक दूसरे के साथ जो है बहुत ज़्यादा ही क्लोज रहता है। अब जो हम एक-एक करके सारे इंटरैक्शंस जो है उसको स्टडी कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है दैट इज़ म्यूचुअलिज़्म। म्यूचुअलिज़्म को हम सिम्बायोसिस भी कहते हैं और यहाँ पे जो है दोनों को ही बेनिफिट होता है। तो बोथ द इंटरैक्टिंग स्पीसीज़ क्या होता है, यहाँ पे बेनिफिट होता है उसको। यहाँ पे एग्जांपल है एक लाइकन्स। लाइकन्स जो है इसमें इंटरैक्शन होता है बिटवीन द फंगस और द फोटोसिंथेसाइजिंग एल्गी। तो फंगस, फंजाई और एल्गी के बीच में जो है यहाँ पे इंटरैक्शंस देखने को मिलता है और यहाँ पे एल्गी जो है ये फोटोसिंथेसाइजिंग है, वो उसको फूड बना के देगा और फंगस जो होता है वो हेटरोट्रॉफिक होता है, वो क्या होगा, उसको शेल्टर प्रोवाइड करता है। तो एल्गी को जगह देता है फंगस रहने के लिए और जो एल्गी है वो उसको बदले में खाना देता है। तो यहाँ पे म्यूचुअल बेनिफिट हो रहा है, दोनों को ही बेनिफिट हो रहा है लाइकन्स के केस में। माइकोराइजा में भी सेम ऐसा ही एसोसिएशंस होता है। फंजाई और रूट्स ऑफ द हायर प्लांट जो है उसमें रूट जो है उसका हायर प्लांट उसको क्या देता है, यहाँ पे न्यूट्रिएंट की जो एब्जॉर्प्शन होती है वो फंजाई को देता है और फंजाई जो है उसको क्या करता है, सेल्ट मतलब फंजाई उसको जगह देता है और फिर वो उसके बदले में उसको क्या देता है, न्यूट्रिएंट देता है। ठीक है। प्लांट एनिमल रिलेशनशिप में ऑर्किड और इंसेक्ट के बीच में और फिग और फीमेल वास्प के बीच में जो है यहाँ पे प्लांट एनिमल रिलेशनशिप हमें देखने को मिलता है। तो ये 3-4 एग्जाम्पल आपको याद होना चाहिए। म्यूचुअलिज्म जिसको हम सिम्बायोसिस भी कहते हैं इसके केस में। दूसरा हमारे पास जो है वो है हमारे पास दैट इज कॉम्पिटिशन। कॉम्पिटिशन में दोनों ही नेगेटिव होगा और यहाँ पे जो फिटनेस होगा वन स्पीसीज का वो सिग्निफिकेंटली लोअर होता है इन द प्रेजेंस ऑफ अनदर स्पीसीज। मतलब कंपटीशन के बीच में क्या होता है कि एक स्पीसीज का फिटनेस जो होगा वो कम हो जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ द अनदर स्पीसीज। और एग्जांपल आपको याद होना चाहिए दैट इज द विजिटिंग फ्लेमिंगो एंड द रेसिडेंट फिशेस compete फॉर देयर कॉमन फूड द जू प्लैंकटन इन द लेक। जू प्लैंकटन उनका कॉमन फूड है, तो विजिटिंग फ्लेमिंगो जो है बर्ड है उसका और उसके अंदर जो रेसिडेंट फिशेस है जो उस तालाब के अंदर जो पहले से मौजूद फिश हैं और जो बाहर से फ्लेमिंगो बर्ड आ रहा है उसके बीच में क्या हो रहा है, उस फूड के लिए पर्टिकुलर जो जू प्लैंकटन है उसके लिए क्या हो रहा है, यहाँ पे इसके बीच में क्या हो रहा है, कंपटीशन हो रहा है। दूसरा यहाँ पे जो एबिंगडन टॉर्टवाइज है इन द गैलापागोस आइलैंड बिकेम एक्सटिंक्ट विद इन अ डिकेड आफ्टर द इंट्रोडक्शन ऑफ द गोट्स। वहाँ पे गोट यानी कि बकरी का जो इंट्रोडक्शन हो गया है, बकरी के आ जाने से एबिंगडन टॉर्टवाइज जो है गैलापागोस आइलैंड उसका एक्सटेंशन हो जाता है विद इन अ डिकेड। इसके बाद कंपटीशन दो तरह की हो सकती है, इंटर स्पेसिफिक और इंट्रा स्पेसिफिक। इंटर स्पेसिफिक वो होता है जिसमें कि डिफरेंट स्पीसीज के बीच में और यहाँ पे बिटवीन इंडिविजुअल ऑफ द डिफरेंट स्पीसीज, अलग अलग स्पीसीज के बीच में भी यहाँ पे इंटर स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन हो सकती है। और इंट्रा स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन में क्या होता है कि सेम स्पीसीज के बीच में ही यहाँ पे हमें देखने को मिलता है बिटवीन द सेम कॉम्पिटिशन देखने को मिलता है इंट्रा स्पेसिफिक में। ठीक है। इसके बाद इट इज़ अज्यूम्ड दैट द कॉम्पिटिशन अकर्स बिटवीन क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज फॉर द लिमिटेड रिसोर्सेज। अगर रिसोर्स जो है क्या है, लिमिटेड रिसोर्सेज है, तो ऐसा देखा जाता है कि कंपटीशन जो होता है अकर्स बिटवीन द क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज। लिमिटेड रिसोर्स होने की वजह से क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज के बीच में यहाँ पे कंपटीशन देखने को मिलता है। और इन द इंटर स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन में क्या होता है, जो फीडिंग एफिशिएंसी होता है एक स्पीसीज का वो घट जाता है इन प्रेजेंस ऑफ द अदर स्पीसीज डिस्पाइट ऑफ द अनलिमिटेड रिसोर्सेज। इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन में क्या हो रहा है कि मतलब यहाँ पे जो एक का जो फीडिंग एफिशिएंसी होगा, एक का जो फीडिंग एफिशिएंसी होता है ऑफ वन स्पीसीज इज डिक्रीज्ड इन द प्रेजेंस ऑफ द अदर स्पीसीज डिस्पाइट ऑफ द अनलिमिटेड रिसोर्सेज। और यहाँ पे जो जैसे कि यहाँ पे गैलापागोस आइलैंड में फीडिंग एफिशिएंसी ऑफ द एबिंगडन टॉर्टवाइज इज डिक्रीज इन प्रेजेंट ऑफ द गोट्स। एबिंगडन टॉर्टवाइज जो है उसका जो फीडिंग एफिशिएंसी होगा वो क्या होगा, कम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे उसके सामने क्या आ गया है, गोट आ गया है। गोट आ गया है तो क्या होगा कि उसकी फीडिंग एफिशिएंसी ऑफ कोर्स कम हो जाएगी। तो यही चीज़ दिखा रहा है, अनलिमिटेड रिसोर्स होने के बावजूद भी ऐसा होता है कि यहाँ पे फीडिंग एफिशिएंसी एक की कम हो जाएगी, जिसके बीच में इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन होगा, वो ज़्यादा क्या करेगा, फूड कैप्चर कर पाएगा। और तो वही इसका एग्जांपल है गैलापागोस आइलैंड वाला। और जो एक और है, अनरिलेटेड स्पीसीज कैन ऑल्सो कम्पीट फॉर द सेम रिसोर्सेज। मतलब सेम रिसोर्सेज के लिए भी दो अलग अलग अनरिलेटेड स्पीसीज हैं वो भी compete कर सकते हैं सेम रिसोर्सेज के लिए। जैसे कि एग्जांपल फ्लेमिंगो एक तरह का बर्ड है और फिशेस है इन द साउथ अमेरिकन लेक compete फॉर द
जू प्लैंकटन, साउथ अमेरिकन जो लेक है उसमें क्या हो रहा है, वो कम्पीट कर रहा है, एक तो बर्ड है दूसरा फिश है, तो यहाँ पे उनके बीच में दो दो अलग अलग तरह के स्पीसीज है, लेकिन यहाँ पे सेम तरह की जो चीज़ें हैं, सेम तरह की जो फूड है, सेम तरह की जो रिसोर्सेज है, उसके लिए कंपटीशन हो रहा है। तो ये भी एक तरह का हो सकता है, जू प्लैंकटन के लिए यहाँ पे क्या हो रहा है, उसके बीच में कंपटीशन हो रहा है। तीसरा हमारे पास है प्रिडेशन। प्रिडेशन में एक को फायदा एक को नुकसान। तो यहाँ पे जो एग्जांपल है वो है स्टार फिश डिजास्टर, एक तरह का वो प्रिडेटर है इन द रॉकी इंटरटाइडल कम्युनिटीज ऑफ द अमेरिकन पैसिफिक कोस्ट। दूसरा हमारे पास है जो मतलब दूसरा है नहीं है, यहाँ पे कुछ चीज़ें और बताई गई है प्रिडेशन में, जो कीमोफ्लाज है, एक तरह का क्रिप्टिकली कलर्डेशन है, मतलब खुद को छिपाने के लिए ये एक तरह का कीमोफ्लाज एक तरह का जरिया होता है, जिसमें ऑर्गेनिज्म खुद को क्या करता है, कीमोफ्लाज कर लेता है, अपना कलर चेंज करता है, और कलर चेंज करता है कुछ स्पेसीज जो होता है इंसेक्ट का और फ्रॉग का, उसमें देखने को मिलता है ये प्रिडेशन, ताकि वो बच सके। उसके बाद मोनार्च बटरफ्लाई जो है एक्वायर्ड केमिकल ड्यूरिंग इट्स कैटरपिलर स्टेज बाय फीडिंग ऑन द पॉइजनस वीड पे खा लेने की वजह से मोनार्च बटरफ्लाई जो है वो केमिकल एक्वायर करता है अपने कैटरपिलर स्टेज में। इसके बाद कैलोट्रोपिस एक तरह का वीड है जो कि ग्रो करता है इन द अबंडेंट फील्ड में, जो प्रोड्यूस करता है हाईली पॉइजनस कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स। नाम आपको याद होना चाहिए। इसके बाद जो है हमारे पास फोर्थ है, दैट इज द पैरासिटिज्म, जिसमें कि एक को फायदा एक को नुकसान है। और पैरासाइट जो है अपना फूड ऑब्टेन करता है डायरेक्टली फ्रॉम द होस्ट। दो तरह के पैरासिटिज्म हो सकते हैं, एक तो होता है एक्टो पैरासाइट और दूसरा होता है हमारे पास एंडो पैरासाइट। एक्टो बाहर नाम से ही समझ में आ रहा है, एक्टो पैरासाइट है ऊपर से, तो ये जो है जो होस्ट ऑर्गेनिज्म है उसके ये ऊपर रहता है, एक्सटर्नल सरफेस पे रहता है, और वहाँ से क्या करता है, उस पर फीड करता है। जैसे हमारे पास ह्यूमंस में जो लाइस हमें देखने को मिलता है वो, उसका टिक्स जो है, डॉग्स में जो टिक्स देखने को मिलता है वो, मेरीन फिशेस जो है विथ एक्टोपैरासाइट जो है वो रहते हैं। उसके बाद कस्क्यूटा जो कि ग्रो करता है हेज प्लांट पे, वो भी एक्टोपैरासाइट का एग्जाम्पल है। इंडो पैरासाइट जो है ये अंदर में रहते हैं, लिव इनसाइड द होस्ट बॉडी एट डिफरेंट स्टेजेस, जैसे कि प्लाज्मोडियम हो गया, एंटा अमीबा हो गया, तो ये सारी एंडो पैरासाइट्स होती है। इसके बाद एक टॉपिक है हमारे पास ब्रूड पैरासिटिज्म, जिसमें कि पैरासिटिक बर्ड जो है ले करता है अपना एग इन द नेस्ट ऑफ इट्स होस्ट और लेट द होस्ट इंक्यूबेट देम। जैसे कि कुक्कू जो है, कोयल, वो जैसे अपना ये करती है, ये कौवा जो होता है वो क्या करता है, अपना ये रिप्रोड्यूस करता है और उसको क्या कर लेता है फिर, जो है अपना, मतलब उसको अपना क्या होता है, मतलब कोयल के जैसा ही दिखने में होता है, तो वो क्या होता है कि अपना जो उसका जो बच्चा होता है उसको एग जो होता है उसको क्या करता है, वो उसमें डाल देता है वहाँ पे। तो पैरासिटिक बर्ड जो है ले करता है अपना एग इन द नेस्ट ऑफ इट्स होस्ट और उसको इंक्यूबेशन के लिए उसके कुक्कू के पास रख देता है। ठीक है, तो कोमेंसलिज्म इसमें एक को फायदा होगा, दूसरा न्यूट्रल रहेगा। तो एक स्पीसीज जो है यहाँ पे गेट बेनिफिटेड एंड द अदर नीदर हार्म नॉर बेनिफिटेड। और इसका एग्जांपल है जैसे कि ऑर्चिड जो है बेनिफिट होता है उसको, जो कि ग्रो करता है एज एन एपीफाइट ऑन द मैंगो की जो ट्री होती है, मैंगो का ट्री वे अगर ऑर्चिड रह रहा है तो उसको फायदा हो रहा है, वहाँ से वो न्यूट्रिएंट ले रहा है, तो उसको फायदा हो रहा है, तो वहाँ पे वो रह रहा है, लेकिन इससे मैंगो ट्री को कोई नुकसान नहीं हो रहा है। तो यही कमेंसलिज्म का एग्जाम्पल है। दूसरा बर्नैकल्स जो है यहाँ पे उसको क्या कर रहा है, बेनिफिट हो रहा है ग्रोइंग ऑन द बेक ऑफ द वेल। जो बर्नैकल्स है उसको बेनिफिट हो रहा है। वेल जो होता है बहुत ही डेंजरस होता है, बहुत ही खतरनाक होता है, लेकिन उसके ऊपर बर्नैकल्स रहता है। बर्नैकल्स जो होता है बेसिकली उसके अंदर जो भी चीज़ें होती है, उसके दांतों में जो भी वो जो खाता है वो जो रह जाता है, वो क्या करता है, वो अपना न्यूट्रिशन वहाँ से ले रहा है। उससे क्या हो रहा है, उसको वेल को क्या हो रहा है, वेल की दांतों की सफाई हो रही है, तो उससे उसका नुकसान नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे ये न्यूट्रल है और वहाँ से उसको बेनिफिट हो रहा है, दैट इज़ द बर्नैकल्स को। ठीक है, तो एग्जाम्पल्स ये आपको याद होना चाहिए। तीसरा हमारे पास है दैट इज़ द कैटल एग्रेट एंड द ग्रेजिंग कैटल। यहाँ पे कैटल एग्रेट जो है उसको क्या हो रहा है, बेनिफिट हो रहा है। फोर्थ जो है हमारे पास दैट इज़ द इंटरेक्शन बिटवीन द सी एनिमल और क्लोन फिश जो है, इसके बीच में यहाँ पे हमें देखने को मिलता है इंटरेक्शन, जिसमें कि क्लोन फिश जो है उसको बेनिफिट होता है। लास्ट हमारे पास है एमेंसिलिज्म में एक को नुकसान दूसरा न्यूट्रल। तो यहाँ पे वन स्पीसीज हार्म्ड एंड द अदर नॉट बेनिफिटेड। पेनिसिलिन जो है मेक्स पेनिसिलिन एंटीबायोटिक नेचुरली दैट किल्स द नियर बाय बैक्टीरिया। तो ये एंटीबायोटिक होता है, और एंटीबायोटिक जो है ये पेनिसिलिन जो है ये खुद बनाता है पेनिसिलिन, और वो एंटीबायोटिक होता है नेचुरली, और वही जो है बैक्टीरिया को ही किल करता है। तो एक को नुकसान होता है, दूसरे को
न्यूट्रल रहता है। इसके बाद यहाँ पे 2 चीज़ें हैं आपको याद होना चाहिए, दैट इज़ द गॉस का कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ये दिखाता है कि इट स्टेट दैट 2 क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज जो है, जो कि कम्पीट करते हैं सेम रिसोर्सेज के लिए, कैन नॉट एग्जिस्ट इनडिफिनिटली। मतलब वो इनडिफिनिटली एग्जिस्ट नहीं कर सकता है, अलग अलग नहीं रह सकता है। एंड कॉम्पिटिटिवली इन्फीरियर स्पीसीज में भी एलिमिनेटेड इवेंचुअली। और कंपटीशन होगा उसके बीच में, और जो इन्फीरियर होगा, जो उससे ताकतवर नहीं होगा, वो क्या होगा, एलिमिनेट हो जाएगा, खुद ब खुद एलिमिनेट हो जाएगा। तो 2 क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज जो है, जो कि सेम रिसोर्स के लिए कम्पीट कर रहे हैं, वो एग्जिस्ट नहीं कर सकते हैं इनडेफिनेटली। और दिस मे ट्रू इफ़ द रिसोर्स आर लिमिटेड। ये कब सही होगा, गोज का कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल कब सही होगा, कि जब रिसोर्स हमारे पास लिमिटेड है, उस दौरान होता है ये चीज़। दूसरा हमारे पास है रिसोर्स पार्टीशनिंग। रिसोर्स पार्टीशनिंग में क्या होता है, द कंपीटिंग स्पीसीज इवॉल्व्स वेरियस मैकेनिज्म टू एग्जिस्ट टुगेदर रेदर देन मेकिंग इंफीरियर स्पीसीज एक्सटिंक्ट। मतलब जो कंपीटिंग स्पीसीज होता है वो इवॉल्व कर लेता है बहुत अदर तरह का मैकेनिज्म, ताकि वो एक साथ रह सके, रेदर देन मेकिंग इंफीरियर स्पीसीज एक्सटिंक्ट। मतलब उसको इंफीरियर स्पीसीज जो है उसको रिसोर्स पार्टीशनिंग में वो अच्छा मेथड है। इसमें क्या होता है कि जो इंफीरियर स्पीसीज है उसको एक्सटेंट नहीं होने देता है, उसमें अलग जो कंपीटिंग स्पीसीज है जो कि सुपीरियर होता है, वो क्या करता है, एक ऐसा मैकेनिज्म तैयार कर लेता है जिससे वो साथ में रह सकता है। तो मैक आर्थर जो है वो दिखाते हैं कि 5 जो क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज है वार्बलर्स का, वो रहते हैं ऑन द सेम ट्री, एंड टू अवॉइड कंपटीशन दे फीड ऑन द डिफरेंट पार्ट्स। मतलब अलग अलग तरह के जो पार्ट्स होते हैं उस पर क्या करेगा, फीड करेगा। और क्या होगा, अलग अलग तरह के जो पार्ट्स है उस पर फीड करने से क्या होगा, उनके बीच में कंपटीशन नहीं होगा, और फिर वो अच्छे से रह सकते हैं, साथ रह सकते हैं। तो इसको कहते हैं को एग्जिस्ट। ठीक है, तो ये हमारा रिसोर्स पार्टीशनिंग में मैक आर्थर साहब जी ने कहा था। तो यहाँ तक हमारा ये पूरा का पूरा चैप्टर है। और इसके पहले जो एनसीईआरटी में जो है, पहले बहुत सारी चीज़ें थी जिसको हटा दिया गया हमारे नीट के सिलेबस से, तो हम इतना को ही कवर करेंगे। और मैंने पूरा का पूरा चैप्टर आपको पढ़ा दिया है, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको जो है लेक्चर समझ में आया है। और इसको आप फिर से जाकर के 2x पे देख सकते हैं, आप बहुत ईजी चैप्टर है, आपको समझ में आ जाएगा। इसके बाद जो है ऐसे ही सेकेंड चैप्टर आएगा, और उसका भी पूरा का पूरा चैप्टर एक बार में हम कर लेंगे। और तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे हेल्दी, एंड थैंक यू।